तो हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने शुरुआत की थी वोल्टेज करंट रिलेशनशिप के साथ। वोल्टेज या फिर ईएमएफ्स एंड करंट रिलेशनशिप। वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप को हमने देखा था फॉर वेरियस एसी सर्किट्स, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने देखा था कि ई इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई और इंस्टेंटेनियस करंट आई दोनों का अगर इक्वेशन देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन था ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट का भी आया था निकल कर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमें पता चला था कि इन बिटवीन ईएमएफ एंड करंट बोथ आर इन फेज। ठीक है, फिर इसका जो रेजिस्टेंस होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, उसे हमने आर लिखा था। देन फिर हमने बात की थी इंडक्टिव सर्किट की, जहाँ पर हमने यूज़ किया था इंडक्टर एल, प्योरली इंडक्टिव सर्किट था। और इंडक्टिव सर्किट में जो अगर मेरे पास ईएमएफ है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आई का जो एक्सप्रेशन आया था इंस्टेंटेनियस करंट का, दैट वाज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। और यहाँ से हमें समझ में आया था कि ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ लीड करता है किसके केस में, इंडक्टर के केस में, और जो लीड है वो कितने फेज से है, पाई बाय टू से है। और इस केस में जब हमने इंडक्टर पढ़ा था तो वहाँ पे जो रिएक्टेंस होता है इंडक्टिव सर्किट का, उसको लिखा था एक्स एल, रिएक्टेंस फॉर इंडक्टिव सर्किट, एंड दैट वाज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, यहाँ पर हमने समझा था बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई एन विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, सो 2 पाई एन इंटू एल, तो एक्सएल जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एक्सएल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। फिर थर्ड सर्किट हमने देखा था प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमने जो कैपेसिटर कंसिडर किया था उसका कैपेसिटेंस था सी। इस केस में अगर मेरा ईएमएफ का इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो इस केस में जो करंट निकल कर आया था दैट वाज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। यहाँ पर हमने समझा था कि ईएमएफ के कंपैरिजन में हमारा जो करंट है वो लीड करता है, करंट लीड्स एंड इट लीड्स बाय एंगल पाई बाय टू। यहाँ पर जो रिएक्टेंस था उसे हमने कहा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट वाज गिवन बाय एक्स सी। उसका जो फॉर्मूला निकल कर आया था वो था 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसी को अगर थोड़ा सॉल्व करें तो ओमेगा इज 2 पाई एन, so this is 1 upon 2 pi n multiplied by capacitance. So we could say that this capacitive reactance is inversely proportional to n and capacitive reactance is inversely proportional to c. अगर आप डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 0, सो 1/0 इज इन्फिनिटी, एंड दस इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इन्फाइनाइट होने के कारण डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है और कैपेसिटर डीसी करंट को पास नहीं होने देता है, जिसके कारण सिर्फ आप एसी सर्किट में कैपेसिटर यूज कर पाते हो। इसके बाद में हमने फोर्थ इक्वेशन देखा था जहाँ पे हमने सी आर सर्किट और एल आर सर्किट की बात की थी। अब एल आर सर्किट क्या था, जिसमें हमने एक इंडक्टर यूज किया था और एक रेजिस्टर यूज किया था। उस केस में हमने देखा था कि जो आपका इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस मतलब जो पूरे सर्किट का रिएक्टेंस है टुवर्ड्स करंट, वो निकल कर आया था Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा इंटू एल, दैट इज एक्स एल का स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर हमने समझा था कि ईएमएफ जो है वो लीड करता है, ईएमएफ लीड करता है, और जो लीड करेगा उसका जो फेज एंगल है वो है फाई, और फाई की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की थी, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, दैट इज फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर, और ये एक्सएल ही क्या होता है, विच इज ओमेगा एल, सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, और लास्ट में हमने और एक इक्वेशन डिराइव किया था फॉर सी आर टाइप ऑफ सर्किट। सी आर में एक कैपेसिटर एक रेजिस्टर, इस केस में जो हमें इम्पिडेंस मिला था वो था अंडर रूट ऑफ
r square plus xc's square, but x is nothing but 1 upon omega c, so I can write z is equal to अंडर रूट ऑफ r square plus 1 upon omega c का होल स्क्वायर। इसमें भी हमें फेज डिफरेंस मिला था बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, एंड हियर वी कुड सी दैट ईएमएफ वाज लैगिंग बिहाइंड। तो आपका जो ईएमएफ है वो लैग करता है, मतलब करंट लीड करता है विथ एंगल फाई, और फाई की वैल्यू हमने निकाली थी tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर लिख सकते थे एक्स सी अपॉन आर, और हम जानते हैं एक्स सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, दस फाई कुड ऑल्सो बी रिटर्न एज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। ठीक है, सो ओमेगा सी इंटू आर, एंड ओमेगा इज 2 पाई एन, सो इट कुड ऑल्सो बी रिटर्न एज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 पाई एन इंटू आर। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम थोड़ा सा एक जो बेसिक सी चीज़ है उसको भी देख लेते हैं। देखिए आर जो है वो होता है ई नॉट अपॉन आई नॉट। ये कहाँ से रिलेशन निकल कर आया है? ओहम्स लॉ से। जहाँ पर ओहम्स लॉ कहता है ना V इज इक्वल टू आई आर, तो आई कैन राइट E इज इक्वल टू आई आर, सो ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, दस आर वुड बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। अब हम जानते हैं ई नॉट इज रूट टू टाइम्स ऑफ ई आर एम एस और आई नॉट इज रूट टू टाइम्स ऑफ आई आर एम एस, तो यहाँ से रूट टू कैंसिल हो जाता है, एंड दस आर बिकम्स इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। ठीक है, इतना पता है। अब था ये जो है ये है रेजिस्टिव सर्किट, लेकिन अगर इंडक्टिव सर्किट है तो रेजिस्टेंस की जगह कौन आ जाएगा? एक्स एल आ जाएगा, विच इज़ फॉर इंडक्टिव सर्किट। तो एक्स एल भी कितना होगा? दैट वुड ऑल्सो बी सेम ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस फॉर दैट इंडक्टिव सर्किट। और अगर आपका कैपेसिटिव सर्किट है तो वहाँ पर हम लिखेंगे एक्सी, एक्सी वुड ऑल्सो बी इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं करंट एंड वोल्टेज का रिलेशनशिप फॉर अनदर सर्किट विच इज एल सी आर सर्किट। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी वोल्टेज, that is your EMF, and current relationship, current relationship for LCR सर्किट, फॉर LCR सर्किट। अब देखिए LCR से मेरा मतलब है L is for inductor, C is for capacitor and R is for resistor and all the three are joined in series। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ना सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कॉइल ले रहा हूँ जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L, उसके आगे हम कैपेसिटर अटैच कर रहे हैं और उसके आगे हम रेजिस्टर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास एक सर्किट है। अब इस सर्किट को मैं क्या सप्लाई करने वाला हूँ? AC EMF सप्लाई करने वाला हूँ। जो AC EMF सप्लाई करूँगा, मान लीजिए वो EMF है E, और आगे इस सर्किट को मैं इस की के थ्रू ज्वाइन करने वाला हूँ। सो दिस इज माय सर्किट। अब सर्किट में जो करंट बहेगा दैट वुड बी I, दिस L इज इंडक्टेंस, C इज कैपेसिटेंस, R इज रेजिस्टेंस। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब ध्यान से देखना है, अगर मैं सिर्फ इंडक्टर की बात करूं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने लायक है। आई होप ये देख पा रहे हैं आप। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर के केस में क्या होता है, ये जो करंट है फेजर डायग्राम के हिसाब से करंट अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है मैक्सिमम करंट, देन वी नो दैट मैक्सिमम ईएमएफ इन केस ऑफ इंडक्टर इट इज इन लीडिंग पोजीशन। तो मैक्सिमम ईएमएफ अगर इंडक्टर में EL इंड्यूस हो रहा है, सो EL वुड बी अहेड ऑफ करंट थ्रू π/2 एंगल। नाउ इन केस ऑफ कैपेसिटर, इफ I नॉट इज मैक्सिमम करंट और फेजर डायग्राम के हिसाब से अगर वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो उस केस में जो EMF रहेगा अक्रॉस योर कैपेसिटर, दैट आई एम राइटिंग इट एज EC, सो EC वुड बी लैगिंग बिहाइंड द करंट। और थर्ड केस जो है वो है हमारा रेजिस्टर। तो रेजिस्टर अगर एलिमेंट को देखें, यहाँ पर अगर करंट जा रहा है हॉरिजॉन्टली, विच इज आई एम राइटिंग एट एज I नॉट, इन दैट केस यहाँ पर जो आपका EMF होगा, EMF अक्रॉस रेजिस्टर R, सो दैट वुड बी ER, और ER की डायरेक्शन और I नॉट जो है वो सेम ही रहेंगे बिकॉज उसमें कोई भी लैग नहीं होता, दे बोथ आर इन
फेस विथ ईच अदर। चलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है। अब हम मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का एक सर्किट है और इसकी एक कंबाइंड में फेजर डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो कंबाइंड फेजर डायग्राम कैसे बनेगी समझते हैं। तो देखिए, हम्म, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर मैं पहले आई नॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, एज आई नॉट इज सेम फॉर ऑल ऑफ द थ्री एलिमेंट्स। दिस इज माई आई नॉट, ठीक है, क्योंकि एक ही करंट तो है जो इस पूरे तीनों एलिमेंट से पास हो रहा है, बिकॉज इट इज इन सीरीज। सो आई नॉट को मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लिया है। अब बारी आती है ईएमएफ्स को ड्रॉ करने की अक्रॉस ऑल द थ्री एलिमेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम रजिस्टर देख लेते हैं। रजिस्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ है, इसकी डायरेक्शन है अलॉन्ग द करंट का डायरेक्शन। सो आई एम सिंपली ड्रॉइंग इट हियर एज लाइक दिस। सो आराम से देखिए आप, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। मान लीजिए दिस पर्टिकुलर रेड कलर का एरो, इट शोज ईएमएफ ई आर, दैट इज ईएमएफ अक्रॉस रजिस्टर आर। नाउ लेट्स मूव टू कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के केस में देख लीजिए, जो आपका ईएमएफ है, ईएमएफ क्या कर रहा है, लैग हो रहा है। तो ईएमएफ का जो एरो होगा फॉर कैपेसिटर, आई एम ड्राइंग इट हियर लाइक दिस। दिस इज माय ईएमएफ ई सी, ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर। और ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर तो लीड कर रहा है, तो उसको मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बताता हूँ। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ है वो आप नोटिस करोगे इस पर्टिकुलर डायग्राम में। दिस इज ईएल। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ईएल का जो एरो है विच आई हैव ड्रॉन हियर इज क्वाइट लॉन्ग एज कंपेयर टू ईसी। इसका मतलब है ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर have higher magnitude as compared to EMF across capacitor. This I have drawn purposefully. अब ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभी सर्किट में क्या होगा, EC ज़्यादा है एज कम्पेयर टू EL। अगर EC ज़्यादा होगा तो आपका जो एरो है EC का, दैट वुड बी लॉन्गर एज कम्पेयर टू EL। तो EL उस केस में छोटा होगा, EC बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में EL is quite larger than EC, EL is quite larger than EC, तो जो नेट रिएक्टिव वोल्टेज होगा अमॉन्ग इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो नेट रिएक्टिव वोल्टेज होगा वो क्या रहेगा, दैट वुड बी EL माइनस EC। ये कुछ ऐसा है, अगर EL की वैल्यू, इफ EL की वैल्यू इज 10, EL की वैल्यू कितनी दी है 10, और EC की वैल्यू है 6, इन दैट केस EL माइनस EC कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड हाउ वी कुड रिप्रेजेंट इट ऑन द फेजर डायग्राम, सो इट वुड बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। सो आई मस्ट हैव ड्रॉन अ एरो हियर विच इज शॉर्ट, दैट वुड हैव मैग्नीट्यूड अराउंड 4, क्योंकि 10 माइनस 6 कितना होता है, 4 होता है। तो ये 4 का मैग्नीट्यूड वाला एरो में ड्रॉ करूंगा और उसे यहाँ पर लिखूंगा EL माइनस EC, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। इस सर्किट में अभी हम मान के चल रहे हैं कि मेरा जो इंडक्टेंस है इट इज डोमिनेटिंग ओवर द कैपेसिटेंस। तो इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए ये हुई मेरी फेजर डायग्राम। नाउ अब आप ध्यान से देखिए, फिर से फेजर डायग्राम में वी हैव टू ईएमएफ का एरो, वन इज ईएमएफ अक्रॉस रजिस्टर एंड अनदर इज ईएमएफ विच इज ड्यू टू EL माइनस EC। तो अभी हम सिर्फ इन्हीं दो एरोस को कंसिडर करने वाले हैं। नाउ इफ यू सी ER is horizontal, EL minus EC is vertical. So these two will produce a resultant voltage, and that resultant voltage will nothing but a resultant vector here. So I am drawing a resultant vector which is having two components. One is ER, that is my horizontal component, and one is EL minus EC which is vertical component. तो अगर आप देखो इसको तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इट इज ER, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट इज EL माइनस EC। एंड लेट्स से दिस फाई इज द एंगल बिटवीन आपका जो रिजल्टेंट EMF आएगा, और जो रिजल्टेंट EMF है मैं उसको लिख रहा हूँ मैक्सिमम EMF E0 इन द गिवन LCR सर्किट। नाउ हियर आप एक नोटिस कीजिए, अगर EC बड़ा होता एज कंपेयर टू EL तो यही एरो नीचे की तरफ आता,
ठीक है, वो भी केस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ यहाँ तक अपन पहुंच गए हैं। सो फाई क्या बताता है? फाई बताता है कि सर्किट का जो ईएमएफ है इट इज एक्चुअली लीडिंग एज कंपेयर टू आई नॉट। तो पूरे एलसीआर सर्किट में अगर आपका इंडक्टर डोमिनेंट है, इफ इंडक्टर इज डोमिनेंट, इन दैट केस सर्किट में जो ईएमएफ होगा, मैक्सिमम ईएमएफ, दैट वुड लीड द करंट हियर। चलेगा, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब एलसीआर सर्किट में वोल्टेज और करंट का जो वेरिएशन है उसको समझते हैं और उसके लिए हम इम्पीडेंस भी कैलकुलेट करते हैं। तो फेजर डायग्राम से हमें वोल्टेज और करंट का अगर रिलेशनशिप समझ में आ गया है तो वो इतना ही है कि हियर ईएमएफ इज लीडिंग ओवर द करंट बिकॉज इंडक्टेंस इज डोमिनेंट। नाउ लेट्स फाइंड द इम्पीडेंस। सो पहले मैं लिखता हूं फॉर एलसीआर सर्किट, for LCR circuit, let L is equal to inductance, C is equal to capacitance, R is equal to resistance। ठीक है, देन इफ EL is maximum EMF across या फिर induced in inductor, maximum EMF in inductor, तो हम जानते हैं maximum EMF is written as I naught times of XL, we have already seen this। then अब यहां पर एक चीज याद रखना, इस पर्टिकुलर केस में कौन लीड करता है? इंडक्टर के केस में E लीड्स, इंडक्टर के केस में ईएमएफ लीड करता है ओवर आई, करंट के ऊपर। नाउ फिर सेकंड ले लेते हैं, लेट ईसी इज ईएमएफ अक्रॉस और मैक्सिमम ईएमएफ, ईसी इज मैक्सिमम ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटर, देन EC को हम लिख सकते हैं, EC वुड बी इक्वल टू अगेन आई नॉट टाइम्स ऑफ एक्स सी। और यहाँ पे याद रखना कौन लीड कर रहा है? हियर आई लीड्स, करंट क्या करता है? लीड करता है ओवर द ईएमएफ विथ एंगल पाई बाय 2। नाउ थर्ड केस हम लिख रहे हैं, इफ ER is maximum EMF, ER is maximum EMF at resistance, at resistor R, then ER would be equal to I naught times of R। ठीक है, और यहाँ पर both are in phase, E and I in phase। ठीक है, दोनों क्या रहेंगे? फेज में रहेंगे। तो हमारे पास ना ये तीन रिलेशंस है, ई एल इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स एल, ई सी इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी एंड ई आर इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। ठीक है, चलो अब इनका यूज करेंगे। सो अब हमें निकालना है इम्पिडेंस, टू फाइंड इम्पिडेंस इन LCR सर्किट, LCR सर्किट। अब इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए हमें ना फेजर डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। सो फ्रॉम फेजर डायग्राम, सो फेजर डायग्राम का यूज करके हम इसका इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे। और हमने शुरुआती में कंडीशन इमेजिन कर ली है दैट ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर। तो उसके लिए जो हमारी फेजर डायग्राम थी वो यहाँ पर हमने पहले ही ड्रॉ करके रखी है। ठीक है, ये हमारी फेजर डायग्राम है। तो इसी फेजर डायग्राम का जो मेन पार्ट है दैट इज ये ई नॉट, ई आर और ई एल माइनस ई सी, इसी को हम आगे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ फेजर डायग्राम को। दिस पार्ट, दिस शोज ई आर, दिस वॉज ई नॉट एंड ये जो पार्ट है दिस वॉज ई एल माइनस ई सी एंड ई नॉट जो एंगल बना रहा है ई आर के साथ मतलब आई नॉट के साथ दैट वॉज
ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ई एल माइनस ई सी जो है ये वर्टिकल है और ई आर जो है हॉरिजॉन्टल है, तो इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको नेम्स भी दे देते हैं, दिस इज ओ, लेट से दिस इज ए, लेट से दिस इज के। ठीक है। तो अब फेजर डायग्राम से ध्यान देकर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन ट्रैंगल ओ ए के। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। सो ओ के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए के का स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, ओ के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस ए के का स्क्वायर। अब ओ के इज व्हाट, ये जो अगर आप ओ के देखो तो ओ के कुछ नहीं है, ई नॉट की वैल्यू है। ओ ए क्या है, ई आर की वैल्यू है, और ए के क्या है, ई एल माइनस ई सी की वैल्यू है। सो दैट आई एम राइटिंग हियर ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई आर का स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर। अब ई नॉट जैसे का वैसा, अंडर रूट में हम देख रहे हैं ई आर क्या है, यहाँ पर देखिए हमने पहले ही किया था, ई आर है आई नॉट इंटू आर, ई एल इज आई नॉट इंटू एक्स एल और ई सी इज आई नॉट इंटू एक्स सी, तो उनकी वैल्यू वहाँ पर लिख लेते हैं। सो अगेन आई नॉट इंटू आर, उनका स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंटली आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर लिख रहा हूँ, प्लस ई एल क्या है, ई एल इज आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस आई नॉट इंटू एक्स सी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, दिस इज योर एक्सप्रेशन। सो अगेन ई नॉट इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी आई नॉट स्क्वायर है, और यहाँ से अगर मैं आई नॉट कॉमन ले लूँगा तो आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, फिर आई नॉट स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लेंगे तो बाहर फिर बचेगा हमारे पास आई नॉट। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर आई नॉट टाइम्स अंडर रूट ऑफ, क्या बचता है फिर, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब यहाँ से ई नॉट अपॉन आई नॉट में अलग ले रहा हूँ, विच इज इक्वल टू, अब देखिए ई नॉट अपॉन आई नॉट ये रेशो है ईएमएफ और ईएमएफ और करंट का, और हम जानते हैं ईएमएफ और करंट का जो रेशो होता है वो बेसिकली रेजिस्टेंस शो करता है। तो हमारे इस एलसीआर सर्किट में जो रेजिस्टेंस आएगा टुवर्ड्स दिस करंट, दैट इज नोन एज इम्पीडेंस। सो आई एम सिंपली राइटिंग ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इम्पीडेंस, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए, वेयर जेड इज इक्वल टू इम्पीडेंस, जेड इज इक्वल टू इम्पीडेंस इन योर गिवन सर्किट। चलो अब देखो, मान लीजिए हमारा जो सर्किट है उस सर्किट में कैपेसिटेंस है ही नहीं। अगर कैपेसिटेंस है ही नहीं तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा फिर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अगर इंडक्टर नहीं है या फिर इनइफेक्टिव है तो इम्पीडेंस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो ये वही है सी आर एल आर सर्किट, उसी के जैसे इम्पीडेंस आ जाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसी को अगर आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है तो हम लिख सकते हैं दैट इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस, अब एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, माइनस एक्सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, इसका होल स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ से आप ओमेगा वगैरह कॉमन लेके फिर एडजस्टमेंट करके और भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, बट दिस इज स्पेसिफिकली इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है इम्पीडेंस का, ओहम, क्या होता है, ओहम। और इन्वर्स ऑफ इम्पीडेंस, इन्वर्स ऑफ इम्पीडेंस उसे कहते हैं एडमिटेंस। इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस इसको बोलते हैं एडमिटेंस। और एडमिटेंस जो है वो होता है ओहम इनवर्स, या फिर आप उसको लिख सकते हैं सीमेंस। ठीक है, तो इस तरीके से एडमिटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज 1/z, दैट इज 1/इम्पीडेंस। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ पर कि यहाँ जो है ईएमएफ इट इज एक्चुअली लीडिंग ओवर करंट आई नॉट एज पर फेजर डायग्राम। सो ये जो फेज है, जिसने फेज से ईएमएफ लीड कर रहा है, उस फेज को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं टू फाइंड फेज बिटवीन ईएमएफ ई नॉट एंड
करंट आई नॉट एंड करंट आई नॉट। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल है भैया, डायग्राम है हमारे पास। दिस वाज माय ई नॉट, दिस वाज ई आर, दिस वाज ई एल माइनस ई सी, ठीक है, एंड हियर इट वाज फाई, सो आई एम राइटिंग tan of phi is equal to opposite side upon adjacent side, opposite side is EL minus EC upon ER, ठीक है। सो यहां से देखिए मैं दो रिलेशंस बना रहा हूं। फर्स्ट इज phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ EL माइनस EC अपॉन ER, दिस इज वन पार्ट। और दूसरा हम जानते हैं phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज EL, I naught into XL, what is ER, I naught into sorry what is EC, I naught into XC, और नीचे बचता है I naught into R। तो यहाँ से I naught तो मैं डायरेक्टली कैंसिल ही कर सकता हूँ, है ना, और बचता है क्या हमारे पास? सो tan इनवर्स ऑफ phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन R, XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। तो ये काफी सिंपल सा डेरिवेशन है फॉर एलसीआर टाइप ऑफ सर्किट दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? इंपीडेंस ट्रायंगल फॉर एलसीआर सर्किट। अब देखिए इंपीडेंस ट्रायंगल क्या बोलता है। हमने थोड़ी देर पहले फेजर डायग्राम देखी थी, जहां पर अगर मान लीजिए EL इज ग्रेटर देन EC, तो हमारी फेजर डायग्राम ये निकल कर आई थी। This was E naught, this is ER, and this is EL minus EC. This was our phi, ठीक है। अब देखिए इसी फेजर डायग्राम के थ्रू अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो ये था E नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC इसका होल स्क्वायर। अब E नॉट इज व्हाट? आई नॉट इंटू इस सर्किट का टोटल इंपिडेंस था Z, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ER तो हम जानते ही आई नॉट इंटू आर उसका होल स्क्वायर है, प्लस EL माइनस EC को अगर हम देखें तो आई नॉट के स्क्वायर को मैं बाहर निकल रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर बचेगा XL माइनस XC उसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई नॉट का स्क्वायर Z स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आई नॉट स्क्वायर हट गया, बचता है क्या? Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ना ये पहला एक्सप्रेशन और ये दूसरा एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखिए। यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है, ई नॉट का स्क्वायर इट इज एनालॉगस विद जेड स्क्वायर, ई आर का स्क्वायर इज एनालॉगस विद आर स्क्वायर, ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर इज एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि भैया अगर मैं इसी फेज डायग्राम को फिर से एक बार ड्रॉ करूँ तो ई नॉट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ जेड से, 5 ऐसे ही रहेगा। ई आर को रिप्लेस कर सकता हूँ आर से, और ई एल माइनस एक्स सी इज नथिंग बट EL माइनस ई सी इज नथिंग बट XL माइनस एक्स सी, इस तरीके से। तो ये हो गया अब मेरा इंपीडेंस ट्रायंगल। तो पहली केस, सबसे पहली केस फॉर EL इज ग्रेटर देन EC, तो ये जो मैंने डायग्राम ऊपर निकाली है यहीं पे लिख लेता हूं। फर्स्ट केस, ठीक है, हमने मॉडिफाई कर लिया है। सो दिस इज फॉर फर्स्ट केस व्हेन EL इज ग्रेटर देन EC, दिस इज योर इंपीडेंस ट्रायंगल। और इस इंपीडेंस ट्रायंगल में इस इंपीडेंस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं दैट हाँ, अब इसी इंपीडेंस ट्रायंगल से और एक चीज हमें पता चलती है पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको पावर फैक्टर दिया जाता है या पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। अब पावर फैक्टर के डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए पावर फैक्टर को कॉस ऑफ फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। पावर फैक्टर को कॉस ऑफ फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इन दिस गिवन केस वी कैन से कॉस फाई इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड इज व्हाट? आर, हाइपोटेनियस इज व्हाट? जेड। सो cos phi would always be R upon
जेड। ठीक है, सो आप यहाँ से चाहो तो फाई निकाल सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ आर अपॉन जेड। सेकंड, हम अगर फेज शिफ्ट कैलकुलेट करना चाहे तो वी कैन राइट tan ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन, इसको और आगे चाहो तो लिख सकते हैं बट मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। फिर हम सेकंड केस ले लेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल की। यहाँ पर मैं EC को ग्रेटर मान रहा हूँ EL से। अगर EC ग्रेटर होगा EL से तो दिस इज योर ER। हमारा जो E नॉट है वो नीचे की दिशा में आ जाएगा, दैट इज योर E नॉट, एंड देन दिस वुड बी EC माइनस ER, EC माइनस ER, दिस इज माई फाई। तो इसी ट्रायंगल को हम इम्पीडेंस ट्रायंगल के फॉर्म में अगर करना चाहे तो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसे दिखेगा। द सेम ट्रायंगल रहेगा बट ई नॉट की जगह क्या लिखूंगा मैं, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, दिस इज रेजिस्टेंस आर, एंड दिस इज कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC माइनस इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। तो यहां से देखिए tan फाई क्या निकल कर आता है, सो आई एम राइटिंग हियर tan फाई is equal to XC minus XL upon R, therefore phi is equal to tan inverse of XC minus XL upon R। ओके, चलो, और थर्ड केस में इमेजिन कर रहा हूं क्या होगा इफ EL इज एग्जैक्टली इक्वल टू EC। तो हम लिख सकते हैं XL वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू XC। अब भैया XL और XC सेम ही होंगे तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमारा tan फाई क्या रहेगा, दैट वुड बी जीरो। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ेंगे कुछ एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और उसके बाद एवरेज पावर इन योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट कैसे निकालते हैं उसे देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। तो चलिए हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में। अ रेजिस्टर ऑफ 400 ओहम, एन इंडक्टर ऑफ 5 अपॉन पाई हेनरी and a capacitor of 50 upon pi microfarad are connected in series across a source of alternating voltage of 140 sin 100 pi t volt। find the voltage RMS, that is ERMS हमें पूछा है, voltage RMS मतलब ERMS across resistor, inductor and the कैपेसिटर। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख रहा हूं मैं, क्या दिया है हमें गिवन में। हमारे पास LCR टाइप का सर्किट है जिसमें R की वैल्यू दी है 400 ओहम, देन L की वैल्यू दी है 5 अपॉन 5 अपॉन पाई हेनरी, देन कैपेसिटेंस दिया है 50 अपॉन पाई माइक्रो फराड, दैट कैन बी रिटर्न एज 50 upon pi into 10 to the power minus 6 farad। okay, these are three values which are given to us। now क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, और हाँ, और साथ में बोला है द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज दैट इज 140 साइन पाई टी। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब इंस्टेंटेनियस EMF की वैल्यू दी है विच इज E इज इक्वल टू 140 साइन ऑफ 100 पाई टी। यहां से हमें और कुछ चीजें पता चलती है। सबसे पहले तो मैक्सिमम EMF E नॉट पता चल रहा है, वो कितना दिया है 140 वोल्ट, 140 वोल्ट। साथ में ओमेगा दिया है, ओमेगा कितना दिया है 100 पाई। तो ये सारी हमें चीजें पता है। चलो अब पूछा क्या है हमें, टू फाइंड, सबसे पहले पता करना है ERMS। सो फाइंड वोल्टेज RMS across resistor, inductor and capacitor। तो ERMS for resistor, then ERMS for inductor and ERMS for capacitor। तो देखिए अगर हमें ERMS निकालना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा फॉर रेजिस्टर R is nothing but ERMS अपॉन IRMS। तो ERMS फॉर रजिस्टर, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, वो हो जाएगा IRMS इंटू R। सिमिलरली
अगर इंडक्टर की बात करें, फॉर इंडक्टर, इंडक्टर के केस में जो एक्सएल होगा इट इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो हम कह सकते हैं कि भैया ई आर एम एस अक्रॉस इंडक्टर विल बी इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय एक्सएल। ठीक है। देन फॉर कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर your xc is equal to ERMS upon IRMS, then ERMS across capacitor would be equal to IRMS into XC। XC होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सल था ओनली ओमेगा एल। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो हमने देख ली है या फिर हमें सॉल्व करनी है। तो देखिए हमारे पास ना क्या क्या वैल्यूज़ है, ई नॉट की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, सी की वैल्यू है और ओमेगा की वैल्यू है। तो इसके हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, एक्सएल एक्ससी इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन आई आर एम एस जो है वो डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आई आर एम एस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए आई आर एम एस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई नॉट को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार अगर हमें आई नॉट पता चल जाता है तो आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू जो है वही क्या होता है, हमारा आई आर एम एस होता है। लेकिन आई नॉट कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर जो सिस्टम से डेटा अवेलेबल है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे पता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, इसका होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। और दिस जेड और इम्पीडेंस इज नथिंग बट ई नॉट अपॉन आई नॉट, दिस इम्पीडेंस इज ई नॉट अपॉन आई नॉट। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, जैसे ही जेड की वैल्यू मिलेगी तो ई नॉट को जेड से मल्टीप्लाई कर लूँगा एंड दैट वे आई विल गेट आई नॉट। एक बार मुझे आई नॉट मिल गया कि आई कैन कैलकुलेट आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू विच इज़ द वैल्यू ऑफ आई RMS, and once and when IRMS is there I can easily calculate ERMS। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे Z। सो Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर लगे हाथ हम एक्स एल एक्स सी कैलकुलेट कर लेंगे इधर। सो एक्स एल इज ओमेगा एल। अब भैया ओमेगा कितना दिया है, 100 पाई इंटू एल की वैल्यू इज 5 अपॉन पाई हेनरी, पाई पाई कैंसल। सो इसका मतलब है एक्सएल की वैल्यू है 500 ओहम। एक्स सी की क्या वैल्यू आ जाएगी, इट इज 1 अपॉन ओमेगा सी। सो आई कैन राइट हियर 1 अपॉन ओमेगा कितना दिया था 100 पाई, और सी कितना दिया है, सी इज 50 डिवाइडेड बाय पाई माइक्रोफेराड दैट इज 10 टू द पावर माइनस 6। तो हम एक काम कर लेते हैं, पाई पाई को कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये हो जाएगा 1/5 इज 0.2 इंटू 10 टू द पावर, ये देखिए 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3। सो अल्टीमेटली दिस वुड बी इंटू 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 से अगर 0.2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 200। सो XC इज 200 ओहम, XC इज 200 ओहम, XL इज 500 ओहम। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ XL इज 500 ओहम, XC इज 200 ओहम, और R की वैल्यू हमें देकर रखी थी, याद है आपको, विच इज 400 ओहम। तो चलो रख लेते हैं इस फॉर्मूले में। Z इज इक्वल टू, ना Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 का स्क्वायर प्लस एक्सएल इज हाउ मच 500, सो 500 माइनस 200 इसका स्क्वायर, तो ये हुआ 300 का स्क्वायर। सो Z इज इक्वल टू, देखिए दिस इज 4 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 500 माइनस 200 इज 300, सो विच इज 3 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 10 टू द पावर 4। अब देखिए 10 टू द पावर 4 दोनों जगह पे कॉमन है, तो उसको जब मैं बाहर लेकर आऊँगा तो वो बन जाएगा 10 टू द पावर 2, और अंडर रूट रहेगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 और 3 स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 इज 25, और 25 जब बाहर आएगा तो वो बनेगा 5। सो 5 इंटू 10 टू द पावर 2 दैट इज 500
100 ओहम, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड, दैट इज द वैल्यू ऑफ जेड, दैट इज इम्पिडेंस। अब एक बार हमें इम्पिडेंस की वैल्यू मिल गई तो हम जानते हैं वी नो जेड इज नथिंग बट ई नॉट अपॉन आई नॉट। तो आई नॉट कैन बी कैलकुलेटेड एज ई नॉट अपॉन जेड, एंड वी नो ई नॉट की वैल्यू दी है हमें 140 वोल्ट डिवाइडेड बाय जेड आई हैव रिसेंटली कैलकुलेट, दैट इज 500। सो आई गॉट आई नॉट। बट आई आर एम एस क्या होता है? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, अब देखो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई कैन राइट 140 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स ऑफ 500। अब 140 क्या होता है? 70 इंटू टू, सो आई एम राइटिंग हियर 70 इंटू टू, और इंटू टू को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 500, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 2। अब देखिए पहले से मेरा √2 है यहाँ पर अवेलेबल, तो √2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जैसे ही √2 कैंसिल हो जाता है हमारे पास बचता है आई आर एम एस इज इक्वल टू 70 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 2। अब 70 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 वन ज़ा 5 और ये आ गया 14। सो 14 इंटू √2 इंटू 10 टू द पावर 2 नीचे डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा दैट इज 14 इंटू √2 कितना होता है 1.41, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -2। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 14 इंटू 14 वन ज़ा 14, उससे आया 4, देन आई हैव अगेन 14 4 ज़ा 56, 56 प्लस 4 60, अगेन 0, देन 6, 14 वन ज़ा 14, 14 प्लस 6 इज 20। सो 20.04 into 10 to the power -2, and I am simply can write 0.2 एम्पियर। सो IRMS कितना निकल कर आया है? 0.2 एम्पियर। अब हम ERMS कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले ERMS मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अक्रॉस माई रजिस्टर, दैट वुड बी IRMS इंटू R। सो IRMS इज 0.2 और R की वैल्यू थी 400। सो ये हो जाएगा 400 multiplied by 0.2, so that is 80 वोल्ट। सेकंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं ERMS अक्रॉस इंडक्टर, दैट वुड बी IRMS मल्टीप्लाइड बाय XL। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू XL कितना आया था हमारा 500। सो आई एम राइटिंग हियर 500। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कितना होगा 100 वोल्ट। And third is ERMS across capacitor, which is again IRMS into XC. IRM is 0.2, XC is 200, so answer is 40 volt। ठीक है, so this is our आंसर्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। नाउ अब हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? वी विल कैलकुलेट एवरेज पावर इन केस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ AC सर्किट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज पावर। एवरेज पावर। अब देखिए पावर क्या होता है पहले वो समझते हैं। हम जानते हैं पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। सो पावर इज नथिंग बट वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जानते हैं दैट वोल्टेज और EMF इज नथिंग बट, वोल्टेज और EMF नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन इज वोल्टेज इनटू चार्ज। यहाँ पर जो Q है, Q को मैं चार्ज की तरह ले रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग पावर की जगह P लिखता हूँ। सो P इज इक्वल टू V इंटू Q डिवाइडेड बाई T। हम जानते हैं Q बाई T क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। सो सिंपली पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। अब देखिए पावर दो तरीके के हो सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं, इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर को मैं P लिखता हूं विच वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ
इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन पुट करें और करंट का इक्वेशन पुट करें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार हमने इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू फाइंड कर ली तो हम एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये साइकिल होती है एसी वेवफॉर्म की, तो ये जो कंप्लीट एक एक कंप्लीट साइकिल है, इस कंप्लीट साइकिल के लिए हम एवरेज पावर को कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम समझेंगे एवरेज पावर इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो माय फर्स्ट टास्क इज एवरेज पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट और अक्रॉस रजिस्टर आर। सो एवरेज पावर फॉर AC EMF connected across रजिस्टर आर। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इस सर्किट में लेट्स से आर इज द रेजिस्टेंस, जो अल्टरनेट ईएमएफ सप्लाई किया है वो है ई, जिसके कारण आएगा करंट आई। दिस इज माय रजिस्टर आर और यहाँ पर हम सर्किट को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, चाहो तो आप इसमें कोई की भी लगा सकते हो। की को क्लोज करोगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। अब देखिए इस तरीके का हमें सर्किट दिया है। सो वी नो फॉर रेजिस्टिव सर्किट या फिर फॉर रेजिस्टर इन एसी सर्किट, ठीक है, हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ या फिर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। एंड जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसका इक्वेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पर ना तो ईएमएफ और ना ही करंट कोई लीड नहीं करता है, बोथ आर इन फेज विथ ईच अदर। इफ आई नीड टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस पावर, सो टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस पावर, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर, P इज इक्वल टू ई इंटू आई। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, E का एक्सप्रेशन पुट कर रहा हूँ, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और I का एक्सप्रेशन क्या है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर ई नॉट एंड आई नॉट दैट कैन बी टेकन सेपरेटली, और साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर। ये क्या है, मेरा इंस्टेंटेनियस पावर है। बट टू कैलकुलेट एवरेज पावर इसी इंस्टेंटेनियस पावर का हम यूज करेंगे। देखिए अगर आपको याद होगा जब हमने एवरेज करंट फाइंड किया था तो उस समय आपको याद होगा अगर मेरे पास कोई इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन है जैसे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा, तो हमने क्या किया था, इस इंस्टेंटेनियस करंट को विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इंटीग्रेट किया था फॉर हाफ साइकिल फ्रॉम 0 टू पाई, और रेंज से डिवाइड किया था विच वॉज पाई। सो इस तरीके से हमें एवरेज पावर की वैल्यू मिली थी विच केम आउट टू बी 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। अगर आपको अच्छे से याद आ रहा होगा तो ये वो वैल्यू थी। अब हमें क्या करना है, एवरेज पावर कैलकुलेट करना है। तो इस केस में जब हम एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे तो उसी मेथड से जाएंगे जहां पर हमें इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू दे दी गई है, जो या फिर हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज पावर इससे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, सो एवरेज पावर इज कैलकुलेटेड ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एक पूरे साइकिल के लिए हम एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, और एवरेज पावर को मैं लिख रहा हूं P सफिक्स AV, विच वुड बी इक्वल टू यूर इंस्टेंटेनियस पावर। इस इंस्टेंटेनियस पावर को हम dt मतलब टाइम के पर्सपेक्टिव इंटीग्रेट करेंगे, और पूरी साइकिल कहाँ होती है, 0 से लेकर t तक, तो रेंज भी क्या होगी, t। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख लीजिए, मेरे पास मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर वेवफॉर्म है, दिस इज द वेवफॉर्म। इस वेवफॉर्म में अगर आप देख पा रहे होंगे तो 0 से लेकर साइकिल स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला ओरिजिन है वो है 0,
फिर आता है π/2, देन हियर इट इज पाई, देन 3π/2, देन 2π एंड ऑल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओरिजिन से लेके जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो उसके दरमियान जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। सो वन कंप्लीट साइकिल के लिए अगर मुझे पावर कैलकुलेट करना है तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ ओवर अ कंप्लीट टाइम पीरियड टी। क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं पावर के डेफिनेशन में ही है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो टाइम हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, जब एवरेज पावर कैलकुलेट करना था तो P को इंटीग्रेट किया है ओवर अ कंप्लीट साइकिल इन टर्म्स ऑफ इट्स टाइम पीरियड। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ चलो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू 0 टू टी, इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन है ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी and divided by our range that was t. So I am writing it here. देखिए यहाँ से E नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा तो क्या बचता है, E नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई टी, दैट इज पीक EMF एंड पीक करंट हमने लिख लिया है। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 0 टू टी साइन स्क्वेयर ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वेयर ऑफ ओमेगा टी, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी अपॉन 2, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है हम जानते हैं ना, ये साइन थीटा है। तो साइन थीटा को हम, साइन स्क्वायर थीटा को हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 से। तो यहाँ पर थीटा की बजाय बस क्या है, ओमेगा टी, तो उसको लिख लेते हैं। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, और 0 टू टी में इंटीग्रेशन लेके जा रहा हूँ, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ dt के साथ। अब हम क्या कर लेंगे, dt सेपरेट कर रहे हैं। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, दैट इज पीक EMF पीक करंट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब देखिए इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन 0 टू टी। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, ये जो 2 था इस 2 को बाहर लेकर आ सकते हैं पहले ही, तो यहाँ पर हम 2 टाइम्स ऑफ टी लिख रहे हैं और जो बचा है उसको अंदर लिख लेते हैं। सो 0 टू टी, दिस इज डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ टी इन ब्रैकेट, जो इंटीग्रेशन है किसका, 0 टू टी डी टी का, तो डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, और टी को हम लिमिट्स पुट कर लेते हैं। सो दिस इज टी के लिमिट से 0 टू टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी जो है, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है सिंपली साइन। सो आई एम राइटिंग हियर साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, और इसके भी हमें लिमिट अप्लाई करने पड़ेंगे 0 से लेकर टी तक। चलो आगे सॉल्व करते हैं। सो ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2t। अब देखिए इस t में इंटीग्रेशन अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, कैपिटल T माइनस 0, और कैपिटल T माइनस 0 इज नथिंग बट ओनली कैपिटल T, सो दैट आई एम पुटिंग इट हियर माइनस। अब साइन ऑफ ओमेगा 2, देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्टली वैल्यू बाद में 0 लिख लेना। बस अब 0 आती कैसी है देख लेते हैं। तो देखिए साइन ऑफ 2 ओमेगा टी में हमें टी के जगह, स्मॉल टी के जगह किसकी वैल्यू पुट करनी है, पहले कैपिटल टी और फिर लोअर लिमिट 0 की वैल्यू पुट करेंगे इंस्टेड ऑफ स्मॉल टी। सो आई एम पुटिंग इट कैपिटल टी हियर। सो क्या हो जाएगा, देखिए साइन ऑफ 2 इंटू ओमेगा क्या होता है 2π/t इंटू स्मॉल टी की वैल्यू में लिख रहा हूँ t डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 2π/t इंटू स्मॉल टी की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0, ये जो 0 है 0 से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा 0, और हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 0 अपॉन 2 ओमेगा इज 0, तो ये तो हट गया। अब इधर आते हैं, यहाँ पर देखिए 2 इंटू
टू पाई बचा है, 2 × 2 पाई मतलब साइन ऑफ 4 पाई हुआ, और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो अपॉन एनीथिंग इज अगेन जीरो, इसका मतलब है जीरो माइनस यहाँ पे जीरो, तो कुछ भी नहीं बचा है, ये डायरेक्टली क्या हुआ है, जीरो हुआ है। इसलिए मैं फाइनली लिख रहा हूं, सो फाइनली आई एम राइटिंग ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t and we are left with t only, so this t and t get cancel, so we have e naught I naught upon 2, this is my average power। so again average power can also be written as, देखिए मैं लिख रहा हूँ e naught I naught, इस 2 को सेपरेट कर रहा हूँ in terms of √2 into √2, and we know कि ई नॉट अपॉन √2 होता है ई आर एम एस, आई नॉट अपॉन √2 होता है आई आर एम एस। सो आई एम सिंपली राइटिंग दैट एवरेज पावर इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो एवरेज पावर हमने कैलकुलेट किया है फॉर अ रेजिस्टर आर इन योर गिवन एसी सर्किट। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए एवरेज पावर इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब ये जो एवरेज पावर हमने कैलकुलेट किया है, इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर है 13.7, उसको देख लेते हैं। क्या कहा है, अ 100 ओहम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू a 22 volt and 50 hertz supply, what is the RMS value of current in the circuit, that is first। और सेकंड हमें पूछा है what is the net power consumed over a full cycle। तो देखिए पहले गिवन डेटा मैं लिख रहा हूं। तो क्या दिया है हमें, R की वैल्यू दी है रेजिस्टर की, दैट इज 100 ओहम। देन वी आर प्रोवाइडेड विद द डेटा दैट EMF और वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अब याद रखना हमारे घर में जो वोल्टेज होता है ना 220 वोल्ट 230 वोल्ट, वो आरएमएस वोल्टेज होता है। सो दिस इज ई आर एम एस विच इज 220 वोल्ट, और हमें फ्रीक्वेंसी दी है एसी की, कितनी है वो 50 हर्ट्ज, चलेगा। और सबसे पहले क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, फर्स्ट हमें पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, सो आई आरएमएस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। और सेकंड हमें बोला है टू फाइंड नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। तो फुल साइकिल पर जब हम पावर कंज्यूम करते हैं उसको लिखते हैं एवरेज पावर। जनरली अगर आपके यहाँ बल्ब दिया होगा 50 वैट का, या आप कोई भी इक्विपमेंट यूज करते हो ना, उसका पावर वैटेज दिया होता है, तो हम एवरेज पावर की बात कर रहे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं आई आर एम एस। सो वी नो आर इज नथिंग बट ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। आई आर एम एस हो जाएगा फिर ई आर एम एस अपॉन आर। ई आर एम एस कितना दिया है 220 वोल्ट, आर की वैल्यू है 100 ओहम, सो 220 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर। सो आई आर एम एस इज 2.2 एम्पियर। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड हमें पूछा है एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए। क्या वैसे बोला क्या है, नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। तो फुल साइकिल पर जो पावर कंज्यूम होता है एवरेज ही लिखते हैं उसको। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू, हम जानते हैं ई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय आई आर एम एस। तो भैया ई आर एम एस कितना है 220, आई आर एम एस कितना है 2.2 एम्पियर विच इज़ नथिंग बट 220 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 220 मल्टीप्लाइड बाय 2.2, तो ये हो जाएगा 484 वैट। सो पावर इज 484 वैट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से है। तो एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है 13 नंबर का। अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वैट फॉर 220 वोल्ट एसी सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और सेकंड आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। देखिए बहुत सिंपल है, हम पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। सो गिवन व्हाट वी हैव, रेटेड पावर दिया है। अब याद रखना किसी भी इक्विपमेंट का अगर जब हमें रेटेड पावर दिया जाता है तो वो बात हो रही होती है उसके एवरेज पावर की। तो हमें एवरेज पावर देकर रखा है 100 वैट का, फिर कहा है 220 वोल्ट एसी सप्लाई। तो यहाँ पर बात की है ईएमएफ की, और जो ईएमएफ हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं ना घर में, वो आरएमएस वैल्यूज के होते हैं। तो हमें ई आरएमएस की वैल्यू देकर रखी है विच इज हाउ मच 220 वोल्ट। और बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी है किसका, सप्लाई का, दैट फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, इट इज 50 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। और पूछा है हमें द आरएमएस रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, टू फाइंड रेजिस्टेंस आर कितना है और करंट की आरएमएस वैल्यू। सो आई
RMS फाइंड करने के लिए बोला है। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया एवरेज पावर क्या होता है। एवरेज पावर होता है ERMS और IRMS का मल्टीप्लिकेशन। तो भैया एवरेज पावर विच इज 100 वैट इज इक्वल टू IRMS इंटू ERMS कितना दिया है 220 वोल्ट। तो IRMS सिंपली इज 100 अपॉन 220, 100 अपॉन 220 एम्पियर। दिस इज माई IRMS। सेकंड हमें क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो R इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS. ERMS is how much? ERMS is given, that is 220 volts. So 220 divided by IRMS is 100 upon 220. So 100 upon 220. इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, so it becomes 22 into 22. So answer would be 22 484 ओहम। आर की वैल्यू कितनी मिली 484 ओहम। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज कैलकुलेट कर लिए है, IRMS एज वेल एज रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, बल्ब का रेजिस्टेंस, बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस है बल्ब का रेजिस्टेंस। हम जनरली ऐसे आर निकालते हैं ना सर्किट में यहाँ पर, तो आर की जगह हमें क्या लिखना है, सिर्फ बल्ब। तो इस तरीके से मान लीजिए मेरे पास कोई एक बल्ब है, उस बल्ब का रेजिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।